हाँ तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है बेटा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के ऊपर। सर्क्यूटल स्पेलिंग आपको बताया था, AM, ये तो पता ही है, CIRCUIT, सर्किट लिखो फिर OL लिख दो, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, ये टॉपिक बिल्कुल पानी जैसा है। क्यों पानी जैसा है? क्योंकि आप गॉस लॉ कर चुके हो। दिस टॉपिक इज द रेप्लिका ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपको गॉस लॉ आता है इस टॉपिक, तो मतलब ये तो गॉस लॉ से भी आसान है। ठीक है, गॉस लॉ का रेप्लिका है। तो हम लोग पहली चीज हम क्या लिखेंगे, अपने कॉपी में नोट करके लिख लो, इट इज द रेप्लिका ऑफ गॉस लॉ। सेकेंड चीज, गॉस लॉ क्या करता था? वो हमें खतरनाक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करता था। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में क्या निकाल रहे थे हम लोग अभी तक? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? करंट। पढ़ा है ना भाई, बायट-सैवर्ट लॉ में करंट पढ़ा है कि नहीं? तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स करंट डिस्ट्रीब्यूशन में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देता है। ये चीज आपको लिखना है, लिख लो। इट हेल्प्स टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स करंट डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि इजी करंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आ ही जाता है, जैसे आपने देखा ही होगा, इजी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी गॉस लॉ हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स में तो हेल्प करते ही करता है, इजी में भी करता है। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई परपेंडिकुलर। जैसे आपका वहां पे क्या था, तो मैं आपको एक बार पढ़ लेता हूँ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एन एंटायर क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। अब मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको जैसे गॉस लॉ स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब कुछ फील नहीं आया था, है ना? तो इसको भी स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा तो कुछ खास फील नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा टाइम होल्डर करो, आपको समझ में आएगा। थोड़ा टाइम होल्डर करो, आपको समझ में आएगा। पहली बात, आपको एक मैं डिराइवेशन कराता हूँ, एक प्रूफ पहले प्रूफ करा देता हूँ, तो आपको देखना थोड़ा समझ में आएगा कि ये लॉ है क्या एक्चुअली। जस्ट आप इसको बस दिमाग में रखो, इस फॉर्मूले को, फिर हम आगे बढ़ के इस फॉर्मूले को ही प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, पहला हो गया प्रूफ फॉर सर्कुलर लूप। मान ले एक करंट जा रहा है, इनफाइनाइट एक लंबा वायर है जिसमें करंट कितना है बेटा? आई है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मैंने एक इमेजिनरी लूप लिया, सुनो अच्छे से, इमेजिनरी एक लूप लिया ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ऑफ रेडियस कितना है बेटा? रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, नेक्स्ट, आपको इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट लेना है डीएल। एक छोटा सा एलिमेंट लेना है डीएल। तो डीएल मैंने लिया इस तरफ, डीएल इस तरफ होगा कि नहीं? लेंथ का एलिमेंट एक लेना है, तो लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने डीएल। ठीक है, नेक्स्ट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी बता? करंट, सर्कुलर लूप तो ऐसे है ना भाई, दिख समझ में आ रहा है ना? ऐसे है सर्कुलर लूप। हालांकि हम 2D में डायग्राम बना रहे हैं, बट यू कैन गेट द आइडिया। करंट पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, फील्ड ऐसे होगी कि नहीं? एंड वी नो कि एक करंट कैरिंग वायर के विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ही होती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, क्यों, कैसे? देख, ये मान ले करंट कैरिंग वायर है, करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की अगर बात करें, करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। नीचे वाला पॉइंट का बात कर, करंट पॉइंट नीचे, फील्ड इस तरफ, इस वाले पॉइंट में इस तरफ। असली तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है फॉर सर्कुलर वायर, फॉर व्हाट? सर्कुलर वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है। तो उसी तरीके से जैसे वायर इस केस में इस तरफ है, इस केस में ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? ऐसी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख अच्छे से, करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसी ही होगी। समझ में आया कि नहीं? इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मैं एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार उस लाइन के आगे आया था। नहीं, फोकस लुक्स गुड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा, अपने को क्या निकालना है? अब एक बार क्या करते हैं, एम्पियर्स लूप में जाते हैं, एम्पियर्स लॉ में जाते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल का मतलब क्या है? मतलब आपने जो लूप कंसिडर किया है, उस लूप में छोटा सा एलिमेंट ले डीएल, उस छोटे से एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, तो बी इंटू डीएल कर। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट ले डीएल, उस पॉइंट, उस डीएल में मैग्नेटिक फील्ड निकाल, फिर उस डीएल के साथ मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर। तो बी डॉट डीएल, यहाँ का बी डॉट डीएल, यहाँ का बी डॉट डीएल, यहाँ का बी डॉट डीएल, इन शॉर्ट तेरे को हर एलिमेंट डीएल में
उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ का डीएल को यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड से, यहाँ का डीएल को यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड से, यहाँ का डीएल को यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड से, एंड सो ऑन पूरे लूप के लिए करना है। और जब पूरे लूप का ये वाला चीज बी डॉट डीएल को तू ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा वो समेशन ऑफ बी डॉट डीएल। लेकिन हमें पता है समेशन ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम इज व्हाट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या आता है म्यू नॉट आई, ये बोला गया है। मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल को पूरी तरह से करूंगा और सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या आएगा म्यू नॉट इनटू आई टाइम्स। उसी तरीके से जैसे हम लोग याद है गॉस लॉ में करते थे, क्या था गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे हम लोग करते थे ना सरफेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ऐसी तरीके से पूरे फ्लक्स निकालते थे। तो एक बार हमने ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन पूरी तरीके से कर लिया, दैट वाज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, चलो ये हम लोग कर चुके हैं। अब इसमें वापस आते हैं, इसमें हम लोग वापस आते हैं। देखो तो इस छोटे से एलिमेंट में हम लोग बी डॉट डीएल करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, सॉरी क्या आ रहा है हमको तो नहीं पता, हमको तो प्रूफ करना है। क्या आ रहा है हमको थोड़ी पता है, हमको तो प्रूफ करना है। तो बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी का वैल्यू क्या है बेटा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर डॉट डीएल। मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है, डीएल भी टेंजेंशियल है, तो भैया दोनों का हिसाब किताब बराबर। ठीक है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। क्या रेडियस ऑफ द लूप कांस्टेंट है, क्या रेडियस ऑफ द लूप कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है रेडियस ऑफ द लूप। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल एक छोटा सा एलिमेंट है, जब डीएल को पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एलिमेंट मिलेगा। पूरा एलिमेंट कितना है बेटा 2 पाई आर, ये कितना आ गया म्यू नॉट आई। देख प्रूफ हो गया कि नहीं, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये हमें सर्कुलर लूप के लिए प्रूफ किया है, हम एक रैंडम लूप के लिए भी प्रूफ करेंगे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा लूप के लिए भी प्रूफ करेंगे। अब मैं थोड़ा तुम लोग को गॉस लॉ से यहाँ पे रिलेट कराता हूँ, सुनना अच्छे से। मैं सेकंड प्रूफ कराने से पहले आपको गॉस लॉ से रिलेट कराता हूँ। पहली बात, गॉस लॉ में हम लोग क्या करते थे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सुनो अच्छे से, गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने बताया था गॉस लॉ में 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, वहाँ वहाँ म्यू नॉट आता है, बताया था कि नहीं, ये बताया था कि नहीं। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटरचेंज होता है किससे, म्यू नॉट से इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है वहाँ वहाँ क्या आ गया म्यू नॉट। हम लोग वहाँ पे किससे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे निकालते थे, चार्ज से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किससे निकालेंगे, करंट से। पूरा रेप्लिका है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग सॉरी गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस एक लेते थे, है ना। तो यहाँ पे एम्पियर्स लूप लेंगे, क्योंकि सरफेस क्यों, क्योंकि उसका एरिया था। गॉसियन सरफेस क्यों, क्योंकि उसका एरिया था। एम्पियर्स लूप क्यों, क्योंकि यहाँ पे लूप है एक, तो उसका लेंथ एक लेंगे हम, वो सिखाऊंगा आप लोग को। फिर गॉसियन सरफेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज से आपको याद होंगे, 4 प्रॉपर्टीज लिखाई थी, सेम 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे एम्पियर्स लूप की भी आएंगी। तो चीजें रिपीट हो रही हैं, चीजें रिपीट हो रही है। फिर मैंने डेरिवेशन कराया था, याद है, गॉसियन सरफेस का पहले एक स्पेरिकल सरफेस के लिए डेरिवेशन कराया था, फिर एक रैंडम सरफेस के लिए कराया था। उसी तरह एम्पियर्स लूप के लिए पहले मैंने सर्कुलर लूप के लिए डेरिवेशन कराया, फिर किसके लिए कराऊंगा, रैंडम लूप के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। गॉसियन सरफेस में एरिया वगैरह था प्रॉपर, यहाँ पे लेंथ एकदम कहने पे ये ज़्यादा आसान है। आप आगे देखते जाओ कि और आसान लगते जाएगा ये वाला चीज़। ठीक है, तो अभी के लिए नोट डाउन करो, और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, बहुत ज़्यादा। हाँ तो बच्चों, हम लोग जो नॉर्मल डेरिवेशन जो सॉरी जो जनरल केस वाले डेरिवेशन करते हैं, उससे पहले आपको मैं प्लेन एंगल का थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूँ। याद होगा गॉसियन सरफेस में मैंने किसका नॉलेज दिया था, सॉलिड एंगल का। वो डेरिवेशन कराने से पहले याद होगा आपको सॉलिड एंगल का थोड़ा बहुत नॉलेज दिया था। इसलिए आप किसका नॉलेज देंगे, प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल आप सबको पता ही है, तो इसमें कुछ कठिनाई होने वाली है नहीं। प्लेन एंगल क्या होता है बेटा, आर्क बाई लेंथ इज इक्वल टू एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। आर्क बाई लेंथ इज इक्वल टू एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, आपको पता होगा। लेकिन अगर मान ले एंगल बहुत ज़्यादा छोटा, डी थीटा, डी थीटा क्या होता है, बहुत छोटा। जब डी थीटा बहुत छोटा होगा तो क्या मैं आर्क को लगभग एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ मैं आर्क को एक स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आर्क को क्या मान लिया बेटा, स्ट्रेट लाइन फॉर ए वेरी स्मॉल एंगल। तो कैन आई से डी थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन आर इन रेडियंस। अब मान ली क्या हुआ, एक पर्टिकुलर केस हुआ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको पता ही होगा दैट डी एल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, as we know that arc is always perpendicular to the radius। ठीक है, it should always be perpendicular to the radius। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर नहीं है। बेटा डीएल बहुत छोटा है, मैंने क्या बताया था,
डीएल क्यों होगा बहुत छोटा, डीएल इज वेरी स्मॉल, जब ये बहुत छोटा होगा तो हर एक एलिमेंट उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इतना छोटा होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ों में हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले, ये आपको पता ही है ये सब चीज़ें। इस केस में आते हैं, इस केस में क्या है बेटा, डीएल इज नॉट पर, डीएल को ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डीएल ऐसा है, कैसा है, एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे लिखना है एंगल, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंड आर्क शुड बी परपेंडिकुलर टू रेडियस, आर्क शुड बी परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो यहाँ पे मैं डीएल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा, अगर ये डीएल है और ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, डीएल कॉस थीटा। सो डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, डीएल की जगह क्या होगा, डीएल कॉस थीटा बाई आर। अच्छा एक और चीज, डी थीटा क्या है, प्लेन एंगल। जब मैं डी थीटा को इंटीग्रेट करूंगा, मार्कर में इंक भरने पड़ेंगे, जब मैं डी थीटा को इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब पूरा डी थीटा को पूरा क्लोजली इंटीग्रेट करूंगा, मतलब पूरा डीएल को एकदम जहां से शुरू किया वहीं पे लाके खत्म करूंगा, तो मुझे बीच का एंगल कितना मिलेगा। कोई भी क्लोज्ड बॉडी, जब कोई भी क्लोज्ड बॉडी अपने सेंटर में कितना एंगल बनाती है, 2 पाई, पता है कि नहीं। तो और आपको पता ही है व्हाट इज द मैक्सिमम प्लेन एंगल, 2 पाई, व्हाट इज द मैक्सिमम सॉलिड एंगल, 4 पाई, मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना है, 2 पाई रेडियन, मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना है, 4 पाई स्टेर रेडियन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख, उसी तरीके से, अच्छा सरफेस कैसा भी हो, सर्कुलर ना हो के, सरफेस सर्कुलर ना हो के अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो, जैसे इस सरफेस में टेढ़ा है थोड़ा, इस सरफेस थोड़ा टेढ़ा है, तो ऐसा कैसा भी हो सरफेस, सेंटर में तो एंगल बेटा 2 पाई बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ, वहाँ से अगर हम लाएंगे, पहले ये वाला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बाई आर इज इक्वल टू 2 पाई। उसी तरीके वहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस थीटा बाई आर इक्वल टू 2 पाई। कौन सा ज़्यादा करेक्ट है, ये वाला ज़्यादा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये जनरल केस के लिए, किसी भी रैंडम केस के लिए, ये तो एक स्पेशल केस के लिए जब आर आर एकदम परपेंडिकुलर होगा, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को नोट डाउन करके लिख लो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस थीटा बाई आर इक्वल टू 2 पाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो बच्चों अभी नेक्स्ट हम उसमें डेरिवेशन में आते हैं, आप लोग लिख लो। चलो लिखो, derivation of Ampere circuital law for general loop, for general ये करंट कैरिंग वायर है, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बुक का तरीका फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा ऐसे तरीके से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। करंट कैरिंग वायर किस तरफ है बेटा, बाहर की तरफ, किस तरफ है ये, बाहर की तरफ, ठीक है। और इसके बाहर मैंने एक रैंडम सा एक ग्रुप ले लिया, रैंडम सा मैंने एक लूप ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट को कंसिडर किया, इस वाले पॉइंट को छोड़ो, एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करते हैं जो आपको फील आए, इससे ये वाला पॉइंट कंसिडर किया। तो इस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस कितना है बेटा, स्मॉल आर, ठीक है। हमें क्या करना है, इस लूप के लिए एम्पियर सर्कुइटल लॉ को प्रूफ करना है। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, फोकस चेक कर लेता हूँ, हाँ फोकस बढ़िया है। चलो अब आपको पहली बात ये समझ में आ रहा होगा कि करंट कैरिंग वायर किस तरफ है बेटा, सरफेस से बाहर की तरफ निकाल रहा है, सरफेस से बाहर की तरफ निकाल रहा है। तो इस पॉइंट पे जो डीएल होगा, डीएल एलिमेंट को आप इस तरफ मान लो, डीएल एलिमेंट क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल, सो दिस विल बी व्हाट, डीएल। नेक्स्ट चीज, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बेटा, याद कर, करंट पाम परपेंडिकुलर, करंट इस तरफ पाम ये है कि नहीं, पाम से परपेंडिकुलर बताया था कि नहीं। तो अच्छे से देखेगा, जो पाम है मेरा रेडियस के लाइन में, तो ये हमेशा रेडियस से क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपको पता ही है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में कितना एंगल है बेटा, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल क्या है, थीटा। आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल हमको प्रूफ करना है, क्या होता है इसका वैल्यू, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज बीइंग प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर कैरिंग करंट आई, करंट कितना कैरी कर रहा है, आई, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो गया, डॉट डी एल कॉस थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि बी डॉट डी एल क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा, तो बी डी एल
कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या आएगा, कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। क्या आर कांस्टेंट है, क्या रेडियस कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि हर पॉइंट में रेडियस की वैल्यू अलग होगी। देख जनरल लूप है ना बेटा, तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस थीटा बाई आर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस थीटा बाई आर, अभी आपको बताया था, क्या है उसका वैल्यू, बता भाई, 2 पाई। अच्छे से देख रिजल्ट आ गया कि नहीं। तो ये किसी भी केस के लिए वैलिड है। अब तुमको ये दिख रहा होगा कि जिन जिन लोगों ने गॉस लॉ किया हुआ है उनके लिए कुछ नहीं है ये टॉपिक, इट इज़ नथिंग। इसलिए मैं बता रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइम लेगा, बाकी चैप्टर उतना समय नहीं लेंगे, बाकी चैप्टर फटाफट से खत्म हो जाते हैं, इतना कोई समय बिल्कुल नहीं लेता। वो तो मैंने तुम लोग को बीच में कॉम्पिटिटिव लेवल के 2 वीडियोस डाल दिए थे, अगर वो 2 वीडियो नहीं डालता तो तुम्हारा पहला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म का वो तो 5 वीडियोस में खत्म हो जाना चाहिए था। मैग्नेटिज्म का जो पहला चैप्टर है बोर्ड्स के हिसाब से देखें 5 भी नहीं यार, 5 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 3-4 वीडियो में खत्म हो जाएगा वो, अगर बोर्ड्स का मैं सिर्फ बात करूँ। कंप्यूटर्स का बात करूँगा तो थोड़ा लंबा चलता है, 7-8 वीडियो तक, पता नहीं जितना देखते हैं हम कितने तक जाता है वो, लेकिन अगर बोर्ड्स का बात करें तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक प्रॉपर बोर्ड्स में है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, एकदम सिंपल सा है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी। जो एम्पियर, जैसे हमारा गॉसियन सरफेस था उसी तरह एम्पियर्स लूप भी होता है। गॉसियन सरफेस में मैंने 4 पॉइंट लिखाए थे, एम्पियर्स लूप में भी 4 पॉइंट लिखाऊंगा, है ना। देख चारों पॉइंट तुम अभी पढ़ के रखो, जब मैं अप्लाई करूंगा ना तब आपको समझ में आएगा, तो चारों पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए। इसी तरीके से मैंने याद गॉसियन सरफेस भी कराया था, चारों पॉइंट दिमाग में रख, जब मैं अप्लाई करूंगा तब तेरे को समझ में आएगा कि मैंने क्यों अप्लाई किया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, इट मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर फील्ड इज डिटरमाइंड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली है वहां से तो पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट, क्लोज्ड होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल इफ पॉसिबल, ये कंडीशनल है, इफ पॉसिबल, हर केस में सिमेट्रिकल हो भी नहीं पाता। करंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लूप, ठीक है, करंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लूप। याद है गॉसियन सरफेस में क्या था, इसका फर्स्ट स्टेप का रेप्लिका क्या था, इट मस्ट पास फ्रॉम द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, था कि नहीं। यहाँ पे लूप शुड बी क्लोज, वहां पे गॉस सरफेस शुड बी क्लोज्ड। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल दोनों में सेम था। यहाँ पे करंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लूप, वहां पे क्या था, चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस, रेप्लिका। ठीक है, अच्छा याद होगा आपको मैंने सरफेस, जब गॉसियन सरफेस कराया था तब सरफेस का भी कन्वेंशन बताया था। ये बताया था कि अगर ओपन सरफेस होगा तो आप या तो ऊपर की तरफ मानो या तो नीचे की तरफ मानो, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर या ऊपर की तरफ मानो या नीचे की तरफ मान, लेकिन जिसको मान रहे उसको कंटिन्यू चला के जाना है, कंटिन्यू चला के जाना है। और आपको ये बताया था कि 3D सर्फेसेस जो होते हैं, जो क्लोज सर्फेसेस होते हैं, उसमें हमेशा हम लोग किस तरफ मानते हैं, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं मानते उसमें। तो ये कन्वेंशन था। तो आपका लूप में भी कन्वेंशन माना जाता है। लूप का कन्वेंशन फेयरली इजी है, क्योंकि वो तो बेटा 1 डायमेंशनल चीज़, मतलब आपकी सिंगल लाइन ही, और कुछ नहीं है। ये माने लूप है, तेरे ऊपर है, तू या तो क्लॉकवाइज मान ले लूप का डायरेक्शन। अच्छा क्लॉकवाइज मानेगा तो लूप या तो क्लॉकवाइज मान ले या तो तू एंटी क्लॉकवाइज मान ले, तेरे ऊपर है, तेरे को जो मानना है चलेगा, लेकिन जो मान रहा है उसको आगे लेके कंटिन्यू करना है। अभी जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब की सब चीज़ें क्लियर होंगी, अभी बस आप लिखते जाओ, ये वाला काम टाइम आपका लिखने का है। हाँ तो बच्चों जो टॉपिक है हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ एम्पियर सर्कुलर लॉ के सवाल आते हैं, अच्छा टॉपिक है, सवाल आते हैं इससे, बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, चल देख, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया हमने, इसके लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लो अपने को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एम्पियर्स लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एम्पियर्स लूप कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला बात सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो स्ट्रेट वायर से एक ऐसा लूप ड्रॉ करो जो कि सिमेट्रिकल हो वायर के। कैसा होगा, सर्कुलर लूप। बात खत्म, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा समय दे मुझे ड्रॉ करने के लिए। सेकंड केस, करंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लूप, हो गया हमारा काम। नेक्स्ट, उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पे हमको फील्ड निकालनी है, वो भी हो गया हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट क्या होगा बताओ, और करंट शुड बी परपेंडिकुलर सिमेट्रिकल, करंट हो गया, बस सारे पॉइंट हो ही गए। क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड तो है ही है। ठीक है, चलो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ये वाला कि एम्पियर सर्कुलर लॉ से किस तरीके से हम लोग फील्ड निकालेंगे। देख पहला स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, अपने को पता है। ठीक है, ये बात बता, करंट कैसा है, करंट ऐसा, करंट ऐसा, पॉइंट किस तरफ है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ, तुमको ही पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा।
ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ वो साबित करने से पहले हम लोग एक बार कन्वेंशन ऑफ वो देख ले भाई। ये कन्वेंशन है, मतलब हम लोग कैसा मान रहे हैं, ऐसा जो लूप का कन्वेंशन होता है वैसा मान लिया। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में डीएल जो कंपोनेंट है वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। अब आप बोलोगे कैसे, अच्छे से देख, ये जो लूप है ऐसा है बेटा, देख ऐसा है, ये अंदर गया, फिर बोर्ड के पीछे से एक सेमी सर्कल बना के आएगा, फिर यहां से निकल के यहाँ पे घुसेगा। जब यहाँ पे घुसेगा तो डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ हुई ना। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, करंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, यानी कि डीएल भी अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। इसको अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं, टॉप व्यू मतलब ऊपर से कोई देखेगा तो उसको ऐसा दिखेगा। बहुत सारी किताबों में ऐसे भी दे देते हैं। ये करंट होगा, तो ऊपर से देखेंगे तो करंट हमारी तरफ आ रहा होगा, करंट हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो ये आपका जा रहा होगा ऐसे, जा रहा होगा ऐसे, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट में डीएल किस तरफ होगा, इस तरफ, ये वाला पॉइंट डीएल किस तरफ होगा, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इस तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ होगा। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, आर, इसका डिस्टेंस कितना है, आर। समझ में आया कि नहीं। अब आपको पहले थ्योरी लिखना है। वी विल कंस्ट्रक्ट एन एम्पियर्स लूप, वी विल कंस्ट्रक्ट एन एम्पियर्स लूप, we will construct a circular Ampere's loop. For circular Ampere's loop of radius r, and the loop will be passing through the point where we need to find the magnetic field. समझ में आया कि नहीं, ये आपको पहले लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। चल ये बात बता मेरे को, तो अच्छे से दिखेगा। तो करंट कैरिंग एलिमेंट से, करंट से हर पॉइंट पे बेटा, हर पॉइंट पे पहली बात तो बी और डी एल पैरेलल होंगे, हर पॉइंट पे बी और डी एल पैरेलल होंगे। कन्वेंशन से हमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कन्वेंशन से अपने को पता है, तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा आपका, बी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है, हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं, हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम। तो सिमेट्रिकल एम्पियर्स लूप बनाने का ये फायदा है। सिमेट्रिकल होने से क्या होता है, सर्कुलर बनेगा, सर्कुलर होने से क्या बनेगा, हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई आ गया। मैंने एक शब्द दोबारा क्यों लिखा मुझे भी नहीं पता। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होता है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना होगा बेटा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपका आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो दैट हियर कम्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेंस हियर वी गेट द आंसर। समझ में आया, सिंपल सा चीज़ है, इतना कुछ कठिन है नहीं, नोट डाउन कर लें इसको। तो ये जो टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो वायर कैरिंग टोटल करंट आई। आप एक पाइप इमेजिन करो, पाइप, ठीक है, उस पाइप के बाहर से करंट जा रहा है। मतलब मैं आपको अगर समझाऊं, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, ये डिओड्रेंट का बोतल है, सिलिंड्रिकल है शेप में, तो पाइप भी सिलिंड्रिकल शेप में होता है। करंट अंदर में कुछ नहीं है, सब सरफेस में। मान लो मैंने एक वायर चिपका दिया, बहुत सारे वायर ऐसे चिपका दिए जो ऊपर की तरफ करंट लेके जा रहे हैं, तो क्या नहीं, इससे इट इज़ ए पाइप जिसके अंदर करंट नहीं, सिर्फ सरफेस से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। वही केस है, आप देख सकते हो, ठीक है। दिमाग में रखना, हॉलो है, यानी कि अंदर में करंट नहीं जा रहा है, इट्स ए हॉलो पाइप, ठीक है। इसका अगर मैं टॉप व्यू देखूं, ऊपर से देखूं, तो मुझे ऐसा दिखेगा कि नहीं, बहुत सारे करंट कैरिंग एलिमेंट्स डॉट 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 सब इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसका रेडियस क्या है बेटा, कैपिटल आर, विच इज ए कांस्टेंट। हम कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बेटा, बाहर में निकालेंगे, सरफेस में निकालेंगे और अंदर में निकालेंगे। स्टार्ट किससे करेंगे, अच्छा स्मॉल आर क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, गॉसियन सरफेस में भी ऐसा ही कराया था, गॉस लॉ में भी ऐसा ही कराया था। स्मॉल आर क्या होता है, जहाँ पे हमको निकालना है। कैपिटल आर क्या होता है, एक फिक्स्ड एंटिटी, ठीक है। टोटल करंट कितना पास हो रहा है बेटा, टोटल करंट आई है, ठीक है। पहला हम लोग निकालेंगे फॉर ए पॉइंट इनसाइड द पाइप, इनसाइड मतलब इस पॉइंट पे निकालना है। तो इस पॉइंट पे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक सिमेट्रिकल आपका एम्पियर्स सरफेस बनाएंगे। एक सिमेट्रिकल एम्पियर सरफेस बनाया मैंने इस पॉइंट में, ठीक है। एक बता, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एक पता, इस लूप के अंदर से, एम्पियर्स लूप के अंदर से कोई करंट जा रहा है, नहीं, सारा का सारा करंट तो बाहर जा रहा है, तो आई आपका क्या हो गया बेटा, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, जीरो। कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ नोट डाउन कर लें, एकदम तेरे को दिख रहा होगा, रिपीट हो रहा है, गॉस लॉ में भी मैंने ऐसा ही कराया था, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा बढ़िया हो जाता है, आर ग्रेटर आर, ट्राई करो इसको खुद से करने का, ठीक है, खुद से करने का ट्राई करो, आप कर सकते हो, इतना कुछ कठिन है नहीं, है आसानी है, ठीक है। इधर देख, बाहर मान ले मुझे इस पॉइंट पे निकालना है,
तो इस पॉइंट पे अगर निकालना है, यानी कि इससे देखेंगे तो हम लोग बाहर मान लें इस पॉइंट पे निकालना है, तो पॉइंट का दूरी कितना है, स्मॉल आर। इस पॉइंट का सेंटर से दूरी कितना है, स्मॉल आर। इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, मैंने सिर्फ उतना थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा वो रखना पड़ता है। ये बन गया बेटा आपका गॉसियन सरफेस, ठीक है, सॉरी एम्पियर स्लोप, एम्पियर स्लोप बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एम्पियर स्लोप का डायरेक्शन ऐसा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, मान ले मैंने बोल दिया, काम हो गया मेरा। इस पॉइंट पे डीएल का वैल्यू किस तरफ होगा, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, सारा का सारा करंट बाहर की तरफ है, पॉइंट उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ, तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ, लॉ लगाए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा एक बात बताओ, हर पॉइंट सिमेट्रिकल है अबाउट द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आएगा, डीएल क्या है, इसका छोटा सा एलिमेंट है, इसका छोटा सा एलिमेंट डीएल है, तो टोटल एलिमेंट कितना आएगा, 2 पाई स्मॉल आर की कैपिटल आर, 2 पाई स्मॉल आर, गलती नहीं करना है, इज इक्वल टू म्यू नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, टोटल करंट कितना है बेटा आई, तो बी कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। केस 3, ये केस 2 था, केस 3 क्या है, आर इक्वल टू आर। अच्छा आर इक्वल टू आर यानी कि जो एम्पियर सरफेस हम लोग बाहर बना रहे थे उसको कहाँ बना देंगे, सरफेस एम्पियर स्लूप जो बना रहे थे, जो बाहर बना रहे थे वो कहाँ पे बना देंगे, सरफेस पे बना देंगे। तो सारी चीज़ें सेम, बस आर इक्वल टू आर कर दे यहाँ पे। बी इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। समझ में आया कि नहीं, एकदम सिंपल सा चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। नोट डाउन कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, आई होप कर लिया होगा नोट डाउन। अब एक चीज़ देखें, इसे ग्राफ बनाते हैं भाई, इसे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बताओ बताओ आप कैसा होगा, ग्राफ खुद बनाने का ट्राई करें। सेंटर से लेकर यहाँ तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आर। सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, और आपका बाहर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। इसका ग्राफ किसकी तरह आ रहा है, किसकी तरह आ रहा है इसका ग्राफ, बताओ भाई किसकी तरह आ रहा है इसका ग्राफ। याद है हॉलो स्पीयर जिसके सरफेस में सिर्फ चार्ज होता था, सेम ग्राफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिमिलरिटी है बेटा, बहुत सिमिलरिटी है एकदम। वहाँ पे क्या था, चार्ज था, यहाँ पे करंट था, लिटरली एवरीथिंग इज सेम। और मैंने तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताया होगा कि पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पॉइंट चार्ज था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पॉइंट चार्ज प्लस चार्ज था, मैग्नेटिज्म में वो क्या होता है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करता है कि नहीं। मतलब अगर मैं उसकी बात करूँ, क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी की बात करूँ, पॉइंट चार्ज जो काम करता था वो यही काम करता था। तेरे को याद होगा जब हॉलो सरफेस था, मतलब हॉलो स्फीयर था, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी बाहर में, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी बाहर में, वो क्या आ रही थी, अच्छे से याद कर, क्या आ रही थी वो वाली वैल्यू बता, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की तरह आ रही थी कि नहीं। हॉलो सरफेस जो था तुम्हारा, हॉलो सरफेस में जब हॉलो स्फीयर में जो सरफेस में चार्ज था, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल रहे थे, अंदर के अंदर जीरो आ रही थी, सही है, बाहर जो आ रही थी के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रही थी, पॉइंट चार्ज की तरह आ रही थी। उसी तरह यहाँ पे भी देख, यहाँ पे भी देख किसकी तरह आ रही है, स्ट्रेट वायर की तरह आ रही है, वायर की तरह आ रही है कि नहीं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह आ रही है कि नहीं, रेप्लिका, सब कुछ सेम है। समझ में आ रही है, तो सिमिलरिटी देख सकता है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा आता है ना, मैग्नेटिज्म में कुछ नहीं है। मैं तेरे को नेक्स्ट वाले में लेके जा रहा हूँ, नोट डाउन कर लो ये वाला चीज़। जो अगला टॉपिक है ये वाला हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग थिक वायर। अभी वायर क्या थिक है और अंदर भी करंट जा रहा है, ठीक है। करंट किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्रॉस मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको मैंने अगर टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू से देखें तो मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया है, ठीक है। इसका रेडियस बेटा क्या है, कैपिटल आर। करंट डेंसिटी जे है, करंट डेंसिटी जे यानी कि करंट पर यूनिट एरिया जे है, इसका यूज होगा यहाँ पे। तो जे इक्वल टू आपका क्या हो गया, करंट, टोटल करंट आई है, मान ले आई बाई पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, टोटल करंट पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है। पहला केस, पहला केस होगा फॉर आउटसाइड पॉइंट आर ग्रेटर देन कैपिटल। आउटसाइड पॉइंट मतलब ये वाला कोई पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट में मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, थोड़ा सा छोटा, ताकि मेरे को बनाने में आसानी हो।
ये गॉसियन सरफेस बन गया, सॉरी एम्पियर स्लोप गलती हो जाती है गॉसियन सरफेस बोल के। तो इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा पहली बार डीएल मान लिया मैंने, क्लॉकवाइज मान लिया, अभी मेरी मर्जी मैंने मान ली क्लॉकवाइज, मैं जो मानूंगा उस हिसाब से करूंगा। तो डीएल किस तरफ हो गया बेटा, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो गया बेटा, नीचे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो मैग्नेटिक क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। एक पता सिमेट्रिकल पॉइंट है तो बी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो खुद पता डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, व्हाट इज डी एल, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। देख पहले की तरह ही है, पहले की तरह ही है, बाहर वाले पॉइंट के लिए पहले की तरह कोई अंतर है नहीं। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई की जगह लिख दूंगा, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, जे इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। ठीक है, एक और लिखने का तरीका ये, जे आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर बाई 2, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ एक बेटा आप लोग नोट डाउन कर लो, हालांकि इस फॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने तब भी लिखा दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है करंट डेंसिटी जे है। अब क्वेश्चन में करंट डेंसिटी जे है तो आप करंट के टर्म में क्यों लिखोगे, आप तो करंट डेंसिटी के टर्म में लिखोगे, बस वही कर दिया है मैंने। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लें इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला हो गया बेटा आर इक्वल टू आर। अच्छा, आर इक्वल टू आर में क्या है, सरफेस में आ जाएगा, सरफेस में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही थी क्या आ रही थी बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू स्मॉल आर आ रहा था ना, तो कैपिटल आर लिख दे वहाँ पे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर लिख दे, कोई बड़ी बात नहीं, लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे। ठीक है, अगर मैं करंट डेंसिटी के टर्म में बात करूँ तो क्या आ जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू जे डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर, पाई पाई कैंसल, म्यू नॉट जे आर बाई 2, म्यू नॉट जे आर बाई 2। ठीक है, ये रिजल्ट थोड़ा अच्छा, ये भी उतना काम का नहीं, जब अंदर वाले पॉइंट में आएंगे तब थोड़ी काम की चीज़ आपको सीखने मिलेगी, आप लोग नोट डाउन कर लो इस चीज़ को। ठीक है, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट फॉर ए पॉइंट इनसाइड, ये थोड़ा बढ़िया हो जाता है, इसको मिटा रहा हूँ ताकि क्लमजी ना हो। फॉर ए पॉइंट इनसाइड, मान लो तुझे इस पॉइंट पे निकालना है, अब पता नहीं वीडियो में आपको कितना छोटा दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा छोटा दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन आई होप आपको विजिबल होगा ये वाला इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। मैंने बनाया गॉसियन सरफेस, समझ में आ रहा है, मैंने बढ़िया से गॉसियन सरफेस बना दिया। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, करंट पॉइंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैं मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बाहर की तरफ बना लिख देता हूँ, बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ ही लिखा है, बस बाहर की तरफ। डीएल किस तरफ होगा, डीएल मैंने मान लिया बेटा, किस तरफ मान लिया बेटा इसको, आई हैव एज्यूम्ड इट क्लॉकवाइज, तो डीएल भी नीचे की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कचड़ा हो गया क्या डायग्राम, ज़्यादा कचड़ा हो गया, थोड़ा सा कचड़ा हुआ है, बट यू गेट द आइडिया। तो अगेन आपका आर लेस देन आर, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया, डीएल की इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा बेटा, 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज द करंट थ्रेडिंग परपेंडिकुलर टू द लूप, यानी कि इस लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है। तू खुद एक बात बता, सारा का सारा करंट जा रहा होगा क्या लूप के अंदर से, नहीं, सारा का सारा, कुछ करंट तो बाहर से भी जा रहा है, कुछ करंट अंदर से जा रहा है, तो अंदर से जा रहा है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमको पता है करंट इज इक्वल टू, अच्छा व्हाट इज योर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, तो मुझे पता है करंट पर यूनिट एरिया क्या है, तो करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द लूप अगर कर दूंगा तो हो जाएगा कि यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड। तेरे को अगर नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, पाई आर स्क्वायर जब एरिया था, जब पाई आर स्क्वायर टोटल कैपिटल आर, टोटल कैपिटल पाई आर स्क्वायर जब एरिया था तो करंट क्या था, आई, करंट जब 1 था तो आई बाई पाई आर स्क्वायर, सॉरी एरिया जब 1 होगा तो करंट कितना होगा उससे, आई बाई पाई आर स्क्वायर। अभी एरिया कितना है लूप का,
पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो करंट कितना होगा आई इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। आपका क्या हो गया बेटा आई आर स्क्वायर बाई, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, आई बाई पाई आर स्क्वायर क्या है करंट डेंसिटी, आई बाई पाई आर स्क्वायर क्या है करंट डेंसिटी इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, व्हाट इज करंट थ्रू द लूप, करंट थ्रू द लूप इज करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इनटू द एरिया ऑफ द लूप। डायरेक्टली तो कैसे भी लिखते रहो, इतना ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन सिंस मुझे सबको समझाना है तो मुझे करना पड़ता है, वरना तो मैं तो डायरेक्टली लिख देता। तो जे इंटू क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। होशियार बच्चे तुम लोग समझ सकते हो, खुद बता मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू नॉट जे आर बाई टू। ये रिजल्ट आपको सोते जागते याद रहना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको ये रिजल्ट कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, आप एग्जाम में जाओगे ऐसा सवाल अगर आया आपको बस डिराइव करना है, क्या करना है आपको बस डिराइव करना है, रिजल्ट खुद ही वहीं पे निकाल दोगे। और इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता बोर्ड्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाँ न्यूमेरिकल आता है, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बढ़िया न्यूमेरिकल आता है और अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल आता है। तो आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले याद कर लो, बाकी तो आप बोर्ड्स वाले नोट डाउन करो बस और ख़त्म करो भाई। तो जो ग्राफ में करवाना मतलब भूल ही गया था, कोई बात नहीं अभी तो करा ही रहे हैं। देखो क्या है, सिंपल सी बात है, ये आपका करंट कैरिंग वायर था जो कि अंदर की तरफ करंट लेके जा रहा है। अंदर वाले पॉइंट ले बी इनसाइड म्यू नॉट जे आर बाई टू, यानी यहाँ पे कह सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि म्यू नॉट कांस्टेंट जे करंट डेंसिटी कांस्टेंट बाई टू, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया। नेक्स्ट इनवर्सली आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था, नॉर्मल वायर की तरह ही होता है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई स्मॉल आर। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बेटा स्मॉल आर। इसको मैंने थोड़ा रिजॉल्व करके ये भी लिख दिया है, क्योंकि ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला थोड़ा काम आएगा, थोड़ा काम आएगा ये वाला बाद में, अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद में काम आएगा। तो बाहर में क्या आ रहा है बेटा, बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट। नेक्स्ट एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल आपको ये है कि क्वेश्चन लिखो थोड़ा अभी, मतलब इस टॉपिक में मैं कुछ सवाल कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल होंगे, ठीक है। मतलब इस करंट कैरिंग सिस्टम के ऊपर मैं कुछ सवाल कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे। इसके बाद जब ये सवाल हो जाएंगे फिर मैं बोर्ड्स लेवल में वापस आऊंगा, और बोर्ड्स लेवल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है बेटा सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो जिनको बोर्ड्स का तैयारी करना है वो वीडियो को फॉरवर्ड कर करके जब तक सोलेनॉइड नहीं मिलता वहाँ पे आके रुक जाओ, और जिनको कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना है पूरा देखो। देखो भाई सुनो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द 2 points inside and outside in a long thick wire. Find the 2 points inside and outside in a long thick wire where magnetic field has same value. Where magnetic field has same value, which is equal to B naught by 2, where B naught is equal to magnetic field at surface, where B naught is what magnetic field at surface। समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ सवाल में क्या बोला है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ठीक है। तो अंदर के एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बाई टू होगा, और अच्छे से देखिएगा तो बाहर वाले भी एक पॉइंट में होगा। तो अंदर वाला पॉइंट का डिस्टेंस मान ले आर इनसाइड है, बाहर वाले पॉइंट का मान ले आर आउटसाइड। तो ये दोनों पॉइंट ही निकालना है, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है, देख मैं बताता हूँ। पहली बात, बी नॉट का वैल्यू क्या होता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई कैपिटल आर, जो सरफेस का पॉइंट होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इनसाइड वाले के लिए निकालते हैं। इनसाइड वाले के लिए तुम लोग वैसे भी बता ही सकते हो, स्ट्रेट लाइन है ना भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। तो बी नॉट अगर कैपिटल आर में है तो बी नॉट बाई टू कितने में होगा कैपिटल आर बाई टू में। वो आप लोग हिसाब किताब लगाए सकते हो, लेकिन तब भी हम निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, निकालते हैं। देख सॉल्व करेंगे, ये हो गया बेटा बी नॉट बाई टू इज इक्वल टू बी नॉट बाई टू इज इक्वल टू किसके लिए कर रहे हैं बेटा, अभी हम लोग कर रहे हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा म्यू नॉट जे आर अपॉन टू। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर इंटू टू इज इक्वल टू म्यू नॉट, जे की वैल्यू क्या होगी बेटा टोटल करंट,
इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया कि नहीं? मैंने ऐसा किस लिए किया? क्योंकि बेटा यहाँ पे भी आई है आपका, सॉरी आई इंटू ईयर राम छी आई डिवाइडेड बाई है 2 इंटू सॉरी पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? मैंने जे का वैल्यू क्या कर दिया, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो आर हो गया। अच्छे से देख, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। 2 गया, पाई गया, आर का स्क्वायर गया, आर गया, म्यू नॉट आई गया, स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर बाई 2, जो कि मैं पहले ही बोल रहा था। आर इन साइड क्या होगा बेटा, कैपिटल आर बाई 2। मैं पहले बता रहा था कि आर इन साइड इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। उसके लिए आपको सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कर लिया तो बढ़िया बात है। नेक्स्ट आउटसाइड पॉइंट के लिए, हाँ आउटसाइड पॉइंट के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन उतना कुछ कठिन होना नहीं चाहिए। देख भाई, मैं क्या बता चुका हूँ, इनसाइड पॉइंट कितना है बेटा, बी नॉट बाई सॉरी सरफेस वाला पॉइंट बी नॉट बाई 2, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, दैट इज द सरफेस वाला पॉइंट, इनटू हाफ इक्वल टू आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्लेन वायर जैसा होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, सब कुछ कैंसिल जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कितना आ गया 2r, ठीक है। तो आर आउटसाइड कितना हो गया 2r। कभी कभी बोल देता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा 2r माइनस r बाई 2, दैट इज 1.5r। तो उसी तरह और भी कोई क्वेश्चन दे देगा, ये आपको ऐसा बोल देगा कि वो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बताओ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बाई 3 है, बी नॉट बाई 4 है, कुछ भी बता सकता है आपको। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ये ग्राफ किसकी तरह याद कर, गॉसियन सरफेस में किसकी तरह कराया था ये वाला ग्राफ, सॉलिड स्फीयर, जिसके अंदर भी चार्ज हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें हैं बेटा, ये सब आप रिलेट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ, फॉर्मूला आपको लमसम याद रहना ही चाहिए। ये याद कर ले, बाहर वाले के लिए क्या होता है, जैसा बाहर वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा हमारा प्लेन वायर स्ट्रेट वायर के लिए वैसा ही है। अंदर वाले के लिए थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, म्यू नॉट जे आर बाई 2, ये याद रख ले, म्यू नॉट जे आर बाई 2। देख आंसर रिजल्ट याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाहर क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो नॉर्मल वायर की तरह होता है। अंदर क्या है, म्यू नॉट जे आर बाई 2, म्यू नॉट जे आर बाई 2 3-4 बार बोल ले, अपने दिमाग में सेट हो जाएगा। जे क्या है, करंट डेंसिटी। हाँ तो बच्चों ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है, बोर्ड्स के लिए बिल्कुल नहीं है, मैं बता देता हूँ। कैविटी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये करंट कैरिंग वायर है रेडियस 2r का, इसमें इस साइड में हॉलो है, मतलब इस तरफ से कोई करंट नहीं जा रहा, सारा का सारा करंट अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन किस तरीके से जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, ये सब जगह में जा रहा है। बड़ा सर्कल माइनस दिस सर्कल, ये जगह में करंट जा रहा है अंदर की तरफ, इस तरफ में कोई करंट नहीं जा रहा। आपको बोला है ए पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बी में निकालो, सी में निकालो, डी में निकालो, बहुत सारे पॉइंट दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ऐसा सवाल मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा चुका हूँ, कराया कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। कैसे करना है अपने को बताता हूँ, देख पता नहीं आप लोग को इसको देख करना कैसे, मैं तेरे को बताता हूँ। आप पूरा सर्कल माने इसको, पूरा सर्कल माने। नेक्स्ट ये कैविटी है ना बेटा, इसको कैसा करंट मानेगा, डॉट वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं, डॉट वाला। क्यों डॉट वाला, क्योंकि जब तो इसको उठा के यहाँ पे रखेगा तो इसका डॉट और इसका क्रॉस कैंसिल हो जाएगा और ये हमें ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या है बेटा 2r, इसका रेडियस क्या है बेटा कैपिटल आर। दोनों में करंट डेंसिटी क्या होना पड़ेगा, सेम। करंट डेंसिटी सेम होगी तभी इसका वाला यहाँ वाले को कैंसिल कर पाएगा। करंट डेंसिटी सेम नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। करंट सेम नहीं, करंट डेंसिटी सेम। करंट सेम होने से, करंट सेम होगा तो वो तो फालतू बात है। मैं बोल रहा हूँ करंट डेंसिटी सेम, मतलब इस एरिया में जितना करंट है इस एरिया में भी उतना ही करंट होना चाहिए, तभी जाके कैंसिल होगा और ऐसा हमको रिजल्ट मिलेगा। तो पहले आप लोग बताओ किसके लिए निकालें। ऐसा करते हैं बेटा, ए पॉइंट के लिए निकालते हैं पहले, ठीक है। एट ए फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है। अब करंट डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है, बता रहा हूँ, ठीक है। करंट वाला फॉर्मूला नहीं, क्योंकि करंट वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो फिर गड़बड़ लग जाएगा। क्यों गड़बड़ लगेगा, क्योंकि इसमें करंट अलग होगा, इसमें करंट अलग होगा, इसमें करंट कुछ और होगा। समझ में आ रहा है, करंट डेंसिटी तो सब में सेम है ना, सब में करंट की डेंसिटी तो सेम है, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। चल देख, पहली बात ए पॉइंट पे, ए पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा इसके लिए, तो इसके लिए क्या है अंदर वाला पॉइंट, इनसाइड वाला पॉइंट। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, करंट अंदर, पॉइंट इस तरफ नीचे की तरफ।
मैग्नेटिक फील्ड आ गया नीचे की तरफ, यानी कि आपका मैग्नेटिक जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा बेटा, अंदर वाले पॉइंट के लिए म्यू नॉट जे स्मॉल आर क्या है बेटा, ये वैल्यू क्या होगा, पूरा का पूरा 2r है, 2r है तो ये r म्यू नॉट जे r/2 ऐसा मान ले भाई, x y z। ये किस तरफ है, माइनस के कैप माइनस जे कैप, ये जे कैप क्या है, करंट डेंसिटी है क्या, नहीं, डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। प्लस इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कौन सा पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, इसके लिए तो ए सेंटर है, और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो, हटाओ इसको, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आंसर आ गया आपका म्यू नॉट जे r/2। समझ में आ रहा है कि नहीं, नेक्स्ट लिख लो। अब आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके आप ओ में निकालें मैग्नेटिक फील्ड, ओ ये वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट ओ है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देख सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इसके लिए तो सेंटर, इसके लिए सेंटर मतलब इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, लेकिन इसके लिए यानी कि ये वाले के लिए कौन सा पॉइंट होगा, ये वाले के लिए ये वाला पॉइंट होगा, दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पॉइंट होगा, तो ये वाला पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पता, सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस वाला पॉइंट के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों दोनों ही वैलिड है। तो सरफेस वाले पॉइंट के लिए आप आउटसाइड लिखो इनसाइड लिखो, बात एक ही है, सरफेस वाले पॉइंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देख क्या होगा, म्यू नॉट इसके लिए ना सरफेस वाला पॉइंट जे कैपिटल r/2, समझ में आ रहा है क्योंकि इसे रेडियस क्या है, और डायरेक्शन क्या होगा देख, करंट बाहर की तरफ, पॉइंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। अरे ये तो यार पोटैटो लग रहा है, थोड़ा सुंदर से बनाते हैं भाई। एक्चुअली मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे समझ में नहीं आता ना डायग्राम कैसा है, ये वो आपके पर्सपेक्टिव से समझ में आना चाहिए। एक बार देख लेता हूँ भाई डायग्राम के, ये सब समोसे लग रहे हैं क्या ये सब, थोड़ा बहुत तो ढंग का दिखना चाहिए। म्यू नॉट जे r/2 किस तरफ बेटा, ये करंट ये आउटसाइड वाला पॉइंट नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब अगेन माइनस जे कैप, समझ में आया कि नहीं। अब आप बोलोगे ये तो मैंने अंदर वाले पॉइंट के लिए लिखा, मतलब इस वाले सरफेस वाला पॉइंट का अंदर वाला भी फॉर्मूला काम करता है, बाहर वाला भी फॉर्मूला काम करता है। अब बाहर वाला फॉर्मूला लिख के देख लो, म्यू नॉट जे r²/2r ना, तो r²/2 स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, सरफेस के पॉइंट आर माइनस जे कैप, अच्छे से देख म्यू नॉट जे r/2, तो रिजल्ट बेटा सेम ही है तेरे पास, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने ओ के लिए भी कर लिया, नेक्स्ट आप करेंगे किसके लिए बेटा, नेक्स्ट आप करोगे बी के लिए, बी के लिए खुद करो, बी के लिए खुद करो। अच्छा बी वाला पॉइंट जो है दोनों के लिए सरफेस वाला पॉइंट है, दोनों के लिए सरफेस वाला पॉइंट है, इसके लिए भी सरफेस वाला पॉइंट है, लेकिन इसके लिए किस तरफ होगा डायरेक्शन, नीचे की तरफ, इसके लिए भी उस तरफ वाला सरफेस वाला पॉइंट, इस तरफ के लिए डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बता, इसके लिए लिखते हैं ये वाला म्यू नॉट जे कैपिटल आर, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है 2r/2, किस तरफ, नीचे की तरफ यानी माइनस जे कैप, प्लस इसके लिए क्या होगा म्यू नॉट जे r/2 किस तरफ, ऊपर की तरफ जे कैप। ये आंसर आ गया बेटा आपका म्यू नॉट जे r/2 माइनस जे कैप। आया कि नहीं बेटा समझ में, आया कि नहीं, नोट डाउन कर ले इसको, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन कोई मिस्टेक होना नहीं चाहिए, सही है। नेक्स्ट बेटा किसके लिए करेंगे, देख सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी आसान है ये वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी आसान है, सी वाले पॉइंट के लिए करते हैं। पॉइंट सी में क्या होगा, दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट, दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट मतलब सेंटर से कितना है 3r, सेंटर के लिए 3r, यानी कि इसके लिए क्या होगा सेंटर से 3r, और किस तरफ होगा डायरेक्शन, बड़े वाले के लिए नीचे की तरफ, बड़े वाले के लिए नीचे की तरफ, बाहर वाला पॉइंट आप समझ सकते हो, ठीक है। क्या होगा म्यू नॉट जे r²/2 इंटू, अच्छा ये r² नहीं होगा, ये समझे, फॉर्मूला सुनो क्या है, म्यू नॉट जे r²/2r, व्हाट इज r, r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का जो रेडियस है, लेकिन ट्यूब का रेडियस कितना है 2r, तो आउटसाइड पॉइंट यानी कि जो सी पॉइंट है, ये अलग डायग्राम, ये अलग डायग्राम, सी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना है बेटा 3r, उसका ट्यूब का रेडियस कितना है बेटा 2r, तो क्या होगा म्यू नॉट जे 2r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल आर क्या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कितना है बेटा वो 3r, डायरेक्शन किस तरफ है नीचे की तरफ, माइनस जे, समझ में आया कि नहीं। प्लस इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए कितना डिस्टेंस दूर होगा पता,
ये 2r है तो ये r हो गया, ये r हो गया तो ये कितना हो गया 2r, यानी सेंटर से कितना दूर है वो 2r। और फील्ड किस तरफ होगी, डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं ऊपर की तरफ, तो उसके लिए फील्ड की वैल्यू कितनी होगी पता, फॉर्मूला लगा म्यू नॉट जे, रेडियस ऑफ द ट्यूब कितना है r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल r क्या होगा बेटा 2r इंटू जे के। अब तेरा काम है बेटा इसको सॉल्व करना, मैथमेटिकली सॉल्व कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन इसको कर लो। अब नेक्स्ट आपके लिए मैं बताता हूँ, इस पॉइंट में निकाले, डी पॉइंट में निकाले, ई पॉइंट में निकाले, डी एग्जैक्टली बीच में है इन दोनों के, ई पॉइंट में भी निकालो। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको बस अकल लगानी और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो इसमें आप कैविटी देख, कैविटी ऐसा बना दिया, अब कैविटी किसी और तरीके ही बना सकता है, तेरे को मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके, लेकिन तेरे को मैं कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ, कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ ना, तो तेरे को आइडिया है अब कैसे करना है, और मैंने सॉल्व पे करा के दे दिया है। एक क्वेश्चन ये मान लिया ऐसा दे दिया, बोल दिया कि कैविटी ऐसा है, सेंटर ये है, मतलब बड़ा वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर ये है, और बोला है कैविटी ऐसा है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस r 2r और इस वाले सर्कल का 1.5r, सॉरी ये जो छोटा वाला सर्कल मैंने बनाया इसका 1.5r, उस हिसाब से बोल दिया इन्होंने। समझ में आ रहा है कि नहीं, और उन्होंने बोल दिया यहाँ पे सिर्फ करंट है, तो तेरे को सवाल वो कैसा भी दे सकता है, उतना हालांकि कठिन एंडेबिलिटी में तो नहीं आएगा, एंडेबिलिटी में इतना भी सवाल आ जाए कठिन माना जाता है, जेडब्ल्यू वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सवाल आपको कैसे भी दे सकता है। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट का आइडिया और बेसिक आपको नॉलेज है फॉर्मूला का, आप कर सकते हो। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर इनसाइड वाला तो याद हो जाता है, आउटसाइड वाला सर हमको याद नहीं होता, आउटसाइड तो कठिन है। देख आउटसाइड का फॉर्मूला तेरे कैसे याद रहेगा, तेरे को पता है बाहर वाले पॉइंट के लिए सिंपल स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला लगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आई का वैल्यू क्या लिख दे जे इंटू पाई आर स्क्वायर, आई क्या है टोटल करंट, जे इंटू, बस हो गया फॉर्मूला, हो गया डिराइव, पाई और पाई कैंसिल, सेम फॉर्मूला आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ें बस आप थोड़ा रिवाइज करते जाओगे तो हो जाएगा आपका काम। हाँ तो बच्चों सोलेनॉइड है अगला टॉपिक, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये आपके सिलेबस में है, मैंने जो पहले सोलेनॉइड कराया था वो सिलेबस में नहीं था, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आप लोग को याद होगा, मैंने पहले ड्राइवेशन कराया था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, याद है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बहुत लंबा एक ड्राइवेशन कराया था, और फिर मैंने एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी इसका ड्राइवेशन कराया। तो आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ वाला ड्राइवेशन आना चाहिए, पहले वाला जो इंटीग्रेशन वाला था वो वाला नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें देखें सॉलिड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। अच्छा एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कितना टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। हालांकि कुछ बच्चे शायद वो वाला पार्ट नहीं देखे होंगे सोलेनॉइड का, तो मैं सोलेनॉइड फिर से समझा देता हूँ। सोलेनॉइड कुछ नहीं है, आपने बेटा एक सिलेंडर लिया, आपने एक सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर लिया, ये तो सिलेंडर उतना प्रॉपर है नहीं, ये वाला देख लें, ये सिलेंडर लिया, इसके ऊपर करंट का लपेटा मारा, करंट लपेटा मारा 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 बहुत सारा मारा, तो होता क्या है देख, एक करंट कैरिंग वायर होता है तो वो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड देता है, करंट कैरिंग वायर तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो बहुत सारा वायर, मतलब एक ही वायर को बहुत बार लपेटा मारेगा तो इट विल एक्ट एज ए लॉट ऑफ करंट कैरिंग वायर, इट विल एक्ट एज ए लॉट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो उसकी वजह से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक आना चाहिए था, अगर तू 50 टर्न मारेगा तो 50 गुना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का बहुत ही आसान तरीका है सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड का बहुत ज़्यादा आपका जितने फिजिक्स के मेजर लैब्स होते हैं जहाँ पे पार्टिकल का एक्सेलरेट किया, मतलब पार्टिकल्स को वेलोसिटी दी जाती है, या मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है उसके, अगर आप फिजिकल क्लास में होते तो मैं डिस्कस भी करता हूँ वो सब एप्लीकेशन, लेकिन वो सब सिलेबस में नहीं है, तो मैं अगर डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ तो आपको मतलब पहली बात तो यार क्योंकि काम का लगेगा नहीं तो इतना इंटरेस्ट आएगा भी नहीं, और वो सब चीज़ें 1-to-1 होती हैं कि हाँ ये पार्टिकल ऐसे होता है वो ऐसे होता है, अभी वो सब आपके काम का नहीं, सिलेबस में नहीं है तो भी नहीं बताएंगे वो सब, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है और वो इसी चीज़ से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया, और एक होता है टॉरॉइड, टॉरॉइड जो कि मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको टॉरॉइड, ठीक है, वो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, उसमें भी ये वाला चीज़ मतलब उसमें भी यूज़ होता है और वो भी सोलेनॉइड की तरह ही होता है, ठीक है। चलो अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालेंगे। तो भैया मान लें इस पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, हम सॉरी एम्पियर्स लूप बनाएंगे। तो एम्पियर्स लूप ये रहा, ये बहुत लंबा एम्पियर्स लूप बनाया, क्यों बनाया बताऊंगा, बहुत लंबा एम्पियर्स लूप बनाया और फिर ये ऐसा गया, मतलब ये एम्पियर्स लूप ऐसा गया, बहुत लंबा बहुत दूर गया, इसलिए मैंने डॉट डॉट दिया है, फिर क्लोज हो गया लूप। समझ में आया। अब मान लो मैंने
लुक का डायरेक्शन को ऐसा दे दिया, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। एक बार मैं डायग्राम, सॉरी फोकस एक बार देख लेता हूँ कि डायग्राम में फोकस हो रहा है या नहीं, क्योंकि भैया फिर इशू हो जाता है। अब देखें, अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगी। अच्छा, ये वाला चीज़ का मतलब क्या है? देख, इस पॉइंट से करंट उठ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, फिर ऐसा जाके अंदर की तरफ घुस रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर की तरफ घुस रहा है। तो बाहर आ रहा है डॉट से दिखाया करंट, अंदर जा रहा है क्रॉस से दिखाया। सो ऑल दीज आर करंट, ऑल दीज आर करंट ऑनली, ठीक है। चल, तो करंट कैसा जा रहा है? करंट यहाँ से निकला फिर अंदर गया, तो ये करंट है। करंट पॉइंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ होगी। समझ में आया? ठीक है। अब मैं एक बार लूप का नाम दे देता हूँ, ए बी, ए बी नहीं, बी तो है ही ना, पी क्यू, इंक ही खत्म हो गया भाई साहब, रेड वाला से इंक ही खत्म हो जाता है। पी क्यू आर एस, ये आपका लूप हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल मतलब इस पूरे लूप का इंटीग्रेशन होगा। तो मैंने क्या किया, लूप को 4 हिस्से में तोड़ दिया। तो मैंने इसको ऐसा लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये 4 बार लिखेंगे। वाह, एक चीज़ गौर करोगे तो मैंने यहाँ पे सर्कल दिया है, क्लोज सिंबल दिया, यहाँ पे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मैं बताता हूँ। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी। क्लोज मतलब आपने जहाँ से शुरू किया है वहीं पे लाके खत्म करोगे, लेकिन मैंने सिर्फ 4 हिस्सों में तोड़ दिया। तो एक इंडिविजुअल हिस्सा का जब इंटीग्रेशन होगा तो दैट इज नॉट क्लोज, दैट इज अ नॉर्मल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ अच्छे से देखोगे, जब क्यू आर की बात आएगी, क्यू आर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरफ, और डी एल किस तरफ है, नीचे की तरफ। ये इतना दूर लिया है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। यहाँ पे पी एस की बात अगर करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा इसी तरफ होगी, लेकिन डी एल किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो अच्छे से दिखेगा। अगर मैं क्यू आर की बात करूँ तो क्यू आर में क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 90, एंड वी नो कॉस 90 इज वॉट, 0। बी डी एल क्या हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला चीज़ 0 हो गया। आर एस की बात करें, आर एस में तो मैग्नेटिक फील्ड बी ही 0 है, तो ये भी 0 हो गया। एस पी की बात करें, एस पी की अगर बात करें तो बी डॉट डी एल अगेन क्या हो गया, कॉस 90 होकर 0 हो गया। तो ये 3 पूरी तरीके से हट गए। तो सिंपली क्या बचा, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ एस पी, ठीक है। अब आपको ये बात मैं पहले भी सवाल में बता चुका हूँ कि अंदर के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट दिस पी से लेकर क्यू तक क्या है, सेम है। थ्रू आउट से पी से लेकर क्यू तक सेम है, तो बी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एल। वी नो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। मान ले यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, कैपिटल एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हो जाएगा, कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। नाउ व्हाट इज आई, आई इज द करंट थ्रेडिंग परपेंडिकुलर टू द लूप। इस लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है, 1 2 3 4, 4 करंट जा रहा है, 4 करंट जा रहा है। लेकिन असली तो हम 4 लिखेंगे क्या, नहीं, हम लोग लिखेंगे कैपिटल एन इंटू आई, वेर एन इज व्हाट, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने क्या बताया था, कैपिटल एन हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है, स्मॉल एन क्या होता है, हमेशा डेंसिटी होती है। समझ में आ रहा है? तो म्यू नॉट, व्हाट इज कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस रीजन, जो कि क्या है एल, जो कि ऑब्वियस है। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू कितना लेंथ में निकाल रहे हो, तो कितना लेंथ में निकाल रहे हो, एल लेंथ में निकाल रहे हो। समझ में आया कि नहीं, एल और एल कैंसिल हो गया, बी का वैल्यू कितना है बेटा, म्यू नॉट एन आई। और याद होगा आपको मैंने ये कितना खतरनाक डेरिवेशन से करके निकाला था, कितना ज़्यादा खतरनाक डेरिवेशन से मैंने डिराइव करके निकाला था ये वाला। हालांकि यहाँ पे देखो कितने सिंपल सा आया था, और यही बोर्ड्स में, और ये आता भी है, ये सवाल सोलनॉइड वाला सवाल आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको दिख गया होगा कि कुछ 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 दम नहीं है इसमें, सिंपल है। रिजल्ट आपको याद करना, म्यू नॉट क्या होता है, एन आई, एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में। तो किस पे डिपेंड करता है, एकमात्र कितना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि जितना वायरिंग, जो वायरिंग होता है ना, हम क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं उसको,
वायरिंग है, आप जितना क्लोजली वुंड करोगे मतलब सबको एकदम जितना नजदीक कर, तो तू एक छोटा सा जगह में बहुत सारा कॉइलिंग करेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए सोलेनॉइड में तो ऐसा होता है भैया, 1 सेंटीमीटर में 100-150 टन होता है, 1 सेंटीमीटर में 100-150 टन होता है, तो बहुत खतरनाक होता है वो सब और बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेटा ये सब चीज़ आप नोट डाउन कर लो। एक और चीज़, वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है म्यू एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होती है, करंट तो कांस्टेंट होता ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इन सोलेनॉइड इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, नोट डाउन इसको कर लें आप लोग। हाँ तो बच्चों लास्ट टॉपिक है आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ का, और कहने पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो चैप्टर है हमारा। अभी तक हम चैप्टर में क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल रहे थे, कभी करंट कैरिंग वायर के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला टॉपिक इसके बाद तो खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर से हम लोग पढ़ाएंगे, अलग चीज़ पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी वो सब डिस्कस करके फायदा नहीं। अब टॉरॉइड में आते हैं। टॉरॉइड क्या होता है मैं बताता हूँ, आप ऐसा करो, सोलेनॉइड होता है ना बेटा, ये सोलेनॉइड है ना, इसके ऊपर वायर कॉइल्स होते हैं, बहुत लंबा सोलेनॉइड ले, फिर मान ले वो ये जो फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ है, मान ले फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ है, दोनों एंड को ले जोड़ दे, सर्कुलर बन जाएगा कि नहीं? ऐसा स्ट्रक्चर आएगा कि नहीं? समझ में आया? तो इसी कहते हैं टॉरॉइड। टॉरॉइड इज ऑल्सो नेम्ड एज एंडलेस सोलेनॉइड। इसको एंडलेस मतलब इसका कोई एंड नहीं है, और इसका ज़्यादा यूज़ है। आप रेडियो खोल लो, आप घर का क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह आपने देखा होगा, मूवी नहीं मतलब वो जो एसी करंट में जो लगता है, अभी तक आपको पता, शायद पता होगा कि नहीं पता, 10 में था शायद, आई डोंट नो वेदर इट्स देयर और नॉट, बट 12th में है, आपके सिलेबस में है ट्रांसफार्मर। अपकमिंग 2 चैप्टर के बाद है, 2-3 चैप्टर के बाद है, तो तब मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा, तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि टॉरॉइड कैसे है वहाँ पे। इसके बाद रहेगी आपका क्या कहते हैं, रेडियो वगैरह के अंदर होता है, ऑडियो डिवाइसेस के अंदर होता है, लिटरली बहुत स्मॉल स्केल में भी होता है। आप अगर फिजिक्स लैब में आते तो शायद मैं आपको खोल के मतलब डिवाइस वगैरह खोल के आपको अंदर दिखाता भी अंदर कौन सा एपरेटस है, लेकिन अभी तो भैया ऑनलाइन हो रही है पढ़ाई, तो क्या ही कर सकते हैं, जितना हो रहा है उतना क्या ही बोलूँ मैं। आप ऐसा कर लो, गूगल में जाके सर्च कर लो एप्लीकेशन ऑफ टॉरॉइड, आपको मिल जाएगा वीडियोस, आप देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि एप्लीकेशन ऑफ टॉरॉइड आता नहीं कहीं पे, तो जस्ट इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग जस्ट फॉर एकेडमिक्स, नॉट नीडेड। ठीक है, चल देख अब कुछ चीज़ें। टॉरॉइड में जनरली क्या होता है बेटा, टॉरॉइड का रेडियस होता है, ठीक है, और उसका थिकनेस होता है डी मतलब आप समझ सकते हैं ना कितना मोटा सोलेनॉइड होगा वो वाला। ठीक है, तो ये जो डी होता है हमारे सिलेबस के हिसाब से डी बहुत छोटा होता है आर से। रियल लाइफ में डी आर के कंपेरेबल होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है बी इट मेन्स एनडब्ल्यूटी एडवांस बोर्ड्स वॉटेवर, हमारे सिलेबस में डी बहुत छोटा है आर से, इतना अपने को मान के चलना है। ठीक है, अगला चीज़ सुने भाई, तो हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालेंगे? एक हम इनसाइड द टॉरॉइड निकालेंगे, एक हम आउटसाइड द टॉरॉइड निकालेंगे, और एक हम इन द टॉरॉइड निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट 1 इनसाइड द टॉरॉइड, इनसाइड द टॉरॉइड। अच्छा, अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहला काम तो हम ये लिख देंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब तू मेरे को एक बात बता दे भाई, पहली बात तो अपन क्या करेंगे भाई, एक एम्पियर्स लूप। वाह, इस बार मैंने गॉसियन सरफेस नहीं बोला, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। एक एम्पियर्स लूप हमने बना दिया, ठीक है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला उस पॉइंट पे एम्पियर्स लूप बना दिया। कुछ मत सोच, तो एक बार बता, लूप के अंदर से कोई करंट जा रहा है कि नहीं? सारे करंट तो बाहर निकल के घुस रहे हैं, बाहर निकल के घुस रहे हैं, बाहर निकल के घुस रहे हैं। अच्छा, मैंने ये बताना भूल गया, डॉट 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 क्रॉस प्रोसेस बताया ना, करंट निकल रहा है घुस रहा है, निकल रहा है घुस रहा है, निकल रहा है घुस रहा है, उसी तरीके का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो निकल रहा है घुस रहा है, तो लूप के अंदर कोई करंट नहीं, तो करंट क्या हो गया बेटा? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। पिक्चर खत्म। नेक्स्ट, तो अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड बेटा नहीं होती। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई, आउटसाइड द टॉरॉइड। आउटसाइड द टॉरॉइड में क्या होता है देख, आउटसाइड टॉरॉइड मतलब बाहर वाला पॉइंट, तो बाहर वाला मान ली ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट में तेरे को निकालना है, तो इस पॉइंट में क्या करेगा? गॉसियन, आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम गॉस लॉ। आप एम्पियर्स लूप बना देते हैं, एम्पियर्स लूप बना दिया। अगेन तो एक बार बता, इस लूप के अंदर नेट करंट कितना है?
जो करंट निकल रहा है वही तो घुस रहा है, फिर पीछे से करंट निकल रहा है उतना ही घुस रहा है, तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा करंट उतने बार निकलेगा उतने बार घुसेगा, तो नेट करंट पेनिट्रेटिंग द लूप क्या होगा, जीरो, क्योंकि अगर 50 बार यहाँ से उठ रहा है तो 50 बार घुस भी तो रहा है, तो नेट करंट क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे आई क्या हो गया बेटा, आई क्या हो गया, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, जीरो। इन शॉर्ट बोलने का मेरा तात्पर्य ये है कि फर्स्ट केस इनसाइड द टॉयलेट में भी करंट जीरो था, लेकिन इनसाइड द टॉयलेट में करंट था ही नहीं, आउटसाइड द पॉइंट में करंट है लेकिन नेट करंट जीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा इनसाइड आउटसाइड दोनों का दोनों भैया, पिक्चर खत्म, पैसा हजम, बात खत्म, ठीक है। चलो अभी इन द टॉयलेट खत्म है, बस यही है लास्ट। इन द टॉयलेट मतलब यहाँ किसी पॉइंट में, पहले मैं बाहर वाला का वो रीजन मिटा देता हूँ। अभी जो आपके चैप्टर्स है ना बेटा, इनफैक्ट एक बार मैग्नेटिज्म आपका खत्म हो जाए, मैग्नेटिज्म आपका खत्म हो जाएगा ना, फिर आपके चैप्टर मतलब समझ लो 3-4 वीडियोस, 3 वीडियोस ऐसे करके खत्म हो जाएंगे चैप्टर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म जब तक है तब तक थोड़ा लंबा चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो भैया 33 वीडियोस, करंट इलेक्ट्रिक तब भी कम है 10 वीडियोस। मैग्नेटिज्म हो जाना चाहिए जल्दी, इस बार तो सिलेबस भी कम कर दिया है, तो अगर बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो बहुत कम, बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो हार्डली 8-9 वीडियोस, हार्डली, एट मैक्स 8-9 भी नहीं, उससे भी कम वीडियोस में हो जाएगा बोर्ड्स का। लेकिन अगर फुल सिलेबस मेरे को पढ़ाने आप लोग बोले कंप्लीट लेवल का, तब शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। कितना ज़्यादा हो जाएगा, 12-13-14, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। तो सिलेबस अभी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस फर्स्ट चैप्टर ही बड़ा लगता है, तब आगे वाले मतलब फर्स्ट मतलब यूनिट बड़ा है, उसके बाद तो कुछ दम नहीं उनमें, क्योंकि आपको एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया ना बेटा, सब रेप्लिका है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। इधर देख, इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, गॉसियन सर्किल। यही मजा है ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में ना बेटा आपको बस रिवाइज करना है कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली दिन रात रिवाइज करते रहो, ऐसे ही बोर्ड्स में नंबर आ जाते हैं। 11 की तरह नहीं है कि दिमाग चाहिए, एकदम खतरनाक दिमाग चाहिए, इतने सारे सम्स करने चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ट्वेल्थ में बचकानी चीज़ें हैं, बचकानी नहीं मतलब थोड़ा है, लेकिन ट्वेल्थ में पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई में। देखो करंट ऐसे निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट अंदर है, फील्ड बाहर की तरफ, आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, तो ये फील्ड आ गया, ठीक है। डीएल भी इसी तरफ होगा, डीएल भी इसी तरफ होगा, ठीक है। तो फिर इधर देखें, ऑब्वियसली बात है, सिमेट्रिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, 2πr, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या होगा वो 2π कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई। अच्छा आई कितना होगा, आई कितना होगा क्या बता, ये क्या है, इस लूप के अंदर करंट कितना है, ये वाला जो अंदर जाने वाला करंट है, जो अंदर जाने वाला करंट है, ये सब करंट तो नहीं है, ये सब तो करंट तो बाहर है, ये अंदर जाने वाला करंट है। अंदर जाने वाला करंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट थ्रू ईच टर्न, 2 एम्पियर, अगर 10 टर्न है तो 20 एम्पियर लेंगे हम, 2 एम्पियर इंटू 10 टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ से बी आ गया बेटा हमारा म्यू नॉट n/2πr इंटू आई। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 2πr क्या है, टोटल लंबाई, तो n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही आएगा। अच्छा तो खुद एक बार बता, सेम क्यों ना आए बेटा, सोलेनोइड टॉरॉइड एक ही तो चीज़ है, घुमा के लगा दिया है तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी चेंज हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका बोर्ड्स के लिए है, और आपको रिजल्ट याद रख सकते हो, रिजल्ट तो याद ही रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पे डायरेक्ट सवाल तो वैसे कुछ आते नहीं है, लेकिन तब भी जान ही लो क्या है, ठीक है।